नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कन्वीनर ऑफ ज्योग्राफी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने चर्चा की जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी पेपर है उसके पहले भाग की, लिथोस्फीयर की यानी कि स्थल मंडल की, और आपके सहयोग से हम लोग उस चर्चा को पूर्ण कर चुके हैं। जो उससे संबंधित हमारे जो वीडियो व्याख्यान हैं वो पूर्ण हो गए हैं। आप लोगों की बहुत सी क्वेरी सुझाव आए, उनको शामिल करने का यथासंभव प्रयास किया गया है और मुझे बड़ी खुशी एवं संतुष्टि है कि अब हम उसके अगले जो खंड है, अगला ब्लॉक है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल, उसकी तरफ आ गए हैं। क्योंकि आपने पुस्तक देखी होगी, उसके 4 भाग हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो अभी तक हम लिथोस्फीयर को पूर्ण कर चुके हैं। अब आज से हम शुरुआत करते हैं एटमॉस्फेयर की। इसमें एटमॉस्फेयर है, इंसोलेशन है, ह्यूमिडिटी है, एयर प्रेशर है, जो हमारी जो एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं, विंड्स हैं, क्लाइमेट है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से, कि वायुमंडल का संगठन एवं संरचना कैसी है। हमारा उद्देश्य है इस चर्चा का कि इस लेक्चर को सुनने के बाद विद्यार्थी ये जान सकें कि वायुमंडल की संरचना एवं संगठन किस प्रकार का है, वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन सी हैं, उनकी किस प्रकार की विशेषताएं हैं, वहाँ कैसा तापमान पाया जाता है। विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 10 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर लगभग 6 किलोमीटर है। इस वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। जो इसके संघटक हैं वो हैं गैसें हैं, जलवाष्प है और धूलकण हैं, इसके जो महत्वपूर्ण घटक हैं। अब गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस, जो निष्क्रिय है और भारी है। इस गैस का चक्रमण वायुमंडल, मृदा मंडल और जैवमंडल में अलग अलग होता रहता है। आपने सुना होगा, निश्चित रूप से 10वीं की विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। और यह जो गैस है वो आजकल प्रदूषण के कारण जो एसिड रेन हो रहा है उसके लिए भी उत्तरदायी है। यह मात्रा में आपको बताया गया है कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ आप देखिए, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है वो 78.08 है, और ऑक्सीजन है 20.95% है, आर्गन है 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 है। यहाँ आपको थोड़ा सा सावधानी से अध्ययन करना होगा कि यह जो है, जो मैकेनिकल मिक्सचर है, ये केमिकल कंपोजिशन नहीं है गैसेस का, ये मैकेनिकल मिक्सचर है, यांत्रिक मिश्रण है विभिन्न प्रकार की गैसों का। और वायुमंडल में कुछ गैसें हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, उनकी मात्रा कांस्टेंट रहती है, जैसे नाइट्रोजन है। और कुछ गैसें हैं जिनकी मात्रा, जैसे पॉल्यूशन से आप लोगों ने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो कुछ गैसें हैं उनकी मात्रा नियत रहती है, और कुछ गैसें हैं जिनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। तो आप देखिए कि कौन सी स्थायी गैसें हैं और कौन सी अस्थायी हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करें। वैसे अभी आपको बता देता हूँ कि शुरू के जो 3 गैसें हैं वो स्थायी हैं, और भी हैं, पर ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन इस चार्ट में स्थायी गैसेज हैं। आपने नाइट्रोजन की बात की, अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यह एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने का मतलब है कि यह जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है उनको इनकमिंग तो प्रदान करती है, पर जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, दीर्घ तरंगी पार्थिव विकिरण होती है, उनको बाहर नहीं जाने देती। अगर सरल भाषा में कहें तो ये है कि गर्मी या तापमान ऊपर से नीचे आ जाता है, वापस नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जाहिर सी बात है, जो टेम्परेचर सूर्य का
टेम्परेचर है, अभी हम जो पृथ्वी का हीट बजट है उसमें चर्चा करेंगे। अगर सूर्य की संपूर्ण गर्मी पृथ्वी पे अगर आ जाए तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ वापस जाती है, कुछ अवशोषित होती है, कुछ परावर्तित होती है। तो अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड डालती रहेगी तो पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। अब हम बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण गैस की, ओजोन की। आप लोगों ने सुना और पढ़ा होगा कि यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए बहुत घातक है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन और विशेष रूप से मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, जिसका सांद्रण समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकतम होता है। वर्तमान में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं या विभिन्न प्रकार के प्रदूषक हैं, वो ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहे हैं और इसका क्षरण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन है, ये अस्थायी गैसें हैं, जबकि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नियोन है, ये स्थायी गैसें हैं। अब जलवाष्प की बात करते हैं हम। जो वायुमंडल है उसका गैसों के अलावा एक महत्वपूर्ण घटक है जलवाष्प, जिसकी मात्रा परिवर्तित होती रहती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, पर ऑन एन एवरेज हम इसे 4% मानते हैं कि 4% मात्रा जलवाष्प की वायुमंडल में होती है। और ये अधिकतम होती है भूमध्य रेखा के पास और न्यूनतम होती है ध्रुवों के पास, क्योंकि ध्रुवों के पास ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। जितनी भी जो जलवाष्प है वो धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 90% जलवाष्प का प्रतिशत पाया जाता है। अब जलवाष्प तो आप समझ ही सकते हैं कि जितने भी कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन है, यानी कि संघनन एवं वर्षण है, वो इसी जलवाष्प पर डिपेंड करता है। जहाँ जलवाष्प ज़्यादा होगी वहाँ बारिश होने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहेंगी। और वायुमंडल में है किसी भी समय 0.001% जलवाष्प का भाग संरक्षित रहता है। जलमंडल का इतना भाग है, जो टोटल जलमंडल जितना पानी है उसका इतना भाग वाष्प के रूप में रहता है। अब ये हैं डस्ट पार्टिकल्स। ये डस्ट पार्टिकल्स आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके प्रकाश की, अगर हम प्रकाश की बात करें, सूर्य प्रकाश की, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये स्कैटरिंग का, रिफ्लेक्शन का काम करते हैं। तो कहा जाता है कि आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। डस्ट पार्टिकल भी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो दिखने वाला रंग है वह भी इन धूल कणों पे ही डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने संगठन की बात की कि एटमॉस्फेयर का संगठन कैसा है। अब हम इसकी संरचना की बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो आमतौर पे जो वायुमंडल है उसे 4 ही भागों में बांटा जाता है। तो बारी चीज़ें एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल करके कर दी, पर यहाँ हमने आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसको 5 भागों में विभाजित किया है, जो कि है क्षोभ मंडल, ये टोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मिजोस्फीयर, ताप मंडल थर्मोस्फीयर और बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। अब हम एक एक करके इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देखिए कि ये सबसे नीचे की परत है, क्षोभ मंडल है। ये ध्रुवों पर 8 और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। समस्त मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। जितनी भी जल वाष्प है वो सिर्फ क्षोभ मंडल तक ही सीमित है, इसलिए यहाँ सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल से ऊपर जाते हैं तो प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर टेम्परेचर कम होता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, सामान्य पतन दर भी कहते हैं। और इसकी ऊपरी सीमा पे ट्रोपोपॉज होता है, जिसको क्षोभ मंडल सीमा कहते हैं। अब क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर होती है। ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है, जो कि अल्ट्रावायोलेट यानी पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। इसमें कोई वायुमंडल की घटनाएं नहीं होती, इसलिए वायुयान की उड़ानों हेतु ये सर्वाधिक उपयुक्त मंडल होता है। इसके बाद समताप मंडल या समताप सीमा के ऊपर स्थित है मध्य मंडल। इसमें तापमान घटता है। मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान होता है, जहाँ लगभग -85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। और अंतरिक्ष से जितने भी जो उल्कापिंड आते हैं वो इस परत तक आते आते जल जाते हैं। इसके बाद आता है मध्य मंडल के बाद तापमंडल। यह 80 से 640 किलोमीटर तक होता है। इसके सबसे ऊपरी सीमा पर थर्मोपोज होती है, यानी कि ताप सीमा होती है। जो तापमंडल की निचली सीमा है 80 से 550 किलोमीटर, यह आयन मंडल कहलाती है, आयनोस्फीयर कहलाती है, क्योंकि यह परत सौरिक विकिरण द्वारा आयोनाइज्ड हो जाती है। आयन मंडल पूरी तरह से बादल व जल वाष्प विहीन परत है। और आयन मंडल से ही जो हमारे रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर लौटती हैं और रेडियो टेलीविजन आदि के संचार को संभव बनाती हैं।
ये संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित होते हैं। तो आयन मंडल संचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वायुयान के हिसाब से समताप मंडल है, मौसमी घटनाओं के लिए क्षोभ मंडल है, तो जो कम्युनिकेशन है या टेली कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उसके लिए आयन मंडल महत्वपूर्ण है। जो प्रकाश की घटनाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरेलियस और दक्षिणी ध्रुव में ओएरा ऑस्ट्रेलियस, ये घटनाएं आयन मंडल में ही होती हैं। इसमें विभिन्न परतें पाई जाती हैं। डी परत है वो 80 से 100 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पाई जाती है, परंतु ये सूर्यास्त के समय ही विलीन हो जाती है। और रेडियो की ये सिर्फ दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है, लघु और मध्यम तरंगों को ये डी परत सोख लेती है। इसके बाद आती है ई परत, इसको कैनेली हेविसाइड परत भी कहते हैं। इससे क्या होता है, जो रेडियो की मध्यम व उच्च तरंगें होती हैं उनका परावर्तन होता है। रात्रि में यह परत भी समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद आती है एफ लेयर। इसकी ऊंचाई 150 से 380 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसको एप्लीटन लेयर भी कहा जाता है। इसी तरह से रेडियो की लघु तरंगों में परावर्तन होता है। इसके बाद जी लेयर आती है जो 380 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें किसी प्रकार की तरंगों का परावर्तन नहीं होता है और इसी में उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरेलियस तथा दक्षिणी ध्रुव में ओरेरिया ऑस्ट्रेलियस देखे जाते हैं। और हम बात करते हैं बहिर्मंडल की। इस परत का जो विशेष अध्ययन है लेमैन स्पिट्जर ने किया था और इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर तक मानी गई है। और यह परत है वो ग्रेविटेशन फोर्स है उससे ऑलमोस्ट फ्री है और वायुमंडल का यह सबसे ऊपरी भाग है। ये देखिए किस प्रकार टेम्परेचर है जो गिर रहा है, पहले क्षोभ मंडल में गिर रहा है, फिर समताप मंडल में बढ़ रहा है, फिर मध्य मंडल में फिर घट रहा है। किस प्रकार ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता है और कौन सी वायुमंडल की परत किस ऊंचाई तक फैली हुई है, यह इस चित्र में दिखाया गया है। ट्रोपोस्फीयर उसकी सीमा ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोस्फीयर उसकी सीमा स्ट्रेटोपाज, मेजोस्फीयर उसकी सीमा मेजोपाज। तो ये ऊंचाई और तापमान के हिसाब से वायुमंडल की संरचना को प्रदर्शित किया गया है। विद्यार्थियों, इस चित्र के साथ और इस वर्णन के साथ आप लोग अवश्य ये समझ गए होंगे कि वायुमंडल में स्थायी और अस्थायी गैसें कौन सी हैं, वायुमंडल के संगठन के तत्व कौन कौन से हैं, जलवाष्प की मात्रा कहाँ घटती बढ़ती है, वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है, कौन सी परत किस कार्य हेतु उपयोग में आती है। इन सब बातों के बारे में आप निश्चित रूप से ही जान गए होंगे। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जो किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपको बताया था कि क्षोभ मंडल है, केवल इसी में मौसमी घटनाएं केंद्रित होती हैं, सीमित होती हैं और जलवाष्प अधिकतम इसी में पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल है वो मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। और अगर और इसको मोर एक्यूरेट करें तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रोपोपॉज है यानी कि क्षोभ सीमा है वो परिवर्तन की छत है। हवाई जहाज अभी हमने चर्चा की थी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। और वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है, इसका भी उत्तर समताप मंडल है। जो भी आपको बताया था 20 से 25 किलोमीटर के बीच में ओजोन का सांद्रण सर्वाधिक होता है और वो समताप मंडल में की ऊंचाई होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद अगर आप वर्णनात्मक प्रश्न करें तो आप चित्र जरूर बनाएं, चाहे वायुमंडल की वो संरचना हो चाहे संगठन हो। और संरचना में आप डायग्राम से दिखा सकते हैं कि कौन सा जो हमारा मंडल है वायुमंडल का वो कितनी ऊंचाई तक है। और संगठन में आप डायग्राम से दिखा सकते हैं कि किस किस गैस की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो आप वायुमंडल के संगठन, संरचना एवं विभिन्न जो वायुमंडल के जो भाग हैं जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, उनकी मनुष्य जीवन के लिए क्या उपयोगिता है, इसके बारे में विस्तार से लिखें। इस परिचर्चा से संबंधित या इस बिंदु से संबंधित अगर आपका कोई भी सुझाव है या प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे मेल करें ताकि हम मिलकर उस पर चर्चा कर सकें। धन्यवाद।